Today's topic is वैदिक पीरियड। आज हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक पीरियड है। तो हमने जैसे कल बात की थी, वैदिक पीरियड जो है वो हम दो हिस्सों में बांटते हैं। 1500 से लेके 600 बीसी तक टोटल पीरियड है, और 1500 से 1000 बीसी तक हम मानते हैं अर्ली वैदिक एज या अर्ली वैदिक पीरियड। समटाइम वी कॉल इट ऋग वैदिक एज, क्योंकि ऋग्वेद इस टाइम पे लिखा गया था, तो ऋग वैदिक एज बोलते हैं। एंड 600 बीसी तक जो इसके बाद का 1000 से 600 बीसी का जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड लेटर वैदिक एज। सो हमने जब कल बात की थी कि इंडस वैली के जो लोग हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, तो उसके बाद का ये पीरियड है। तो पहले जानेंगे कि वो डिस्ट्रॉय कैसे हुए, फिर इस पीरियड को समझेंगे। तो इंडस वैली की जो डिक्लाइन है वो कैसे हुआ। तो डिक्लाइन का मतलब है कि वो उनका पतन कैसे हुआ। तो इसके कई कारण माने जाते हैं। फाइन, उनमें से एक कारण हम मानते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो है हाइड्रोलॉजिकल रीजन। हाइड्रोलॉजिकल रीजन, तो पहला है हाइड्रोलॉजिकल रीजन। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, सबसे ज्यादा जो माना जाता है। अभी श्योर तो कुछ भी नहीं है, पर सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है वो हाइड्रोलॉजिकल रीजन है। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, यानी सूखा पड़ गया, फ्लड्स आ गए, ड्रॉट आ गया। फाइन, तो ये हाइड्रोलॉजिकल रीजन है। फ्लड्स आ गए होंगे शायद, कहते हैं इंडस ने इस समय रास्ता बदला था तो फ्लड्स आ गए। इंडस नदी पाकिस्तान की तरफ में बहती है, पहले अफगानिस्तान की तरफ जाती थी, तो शायद फ्लड्स आ गए हों या ड्रॉट पड़ गए। दूसरा माना जाता है कि अर्थक्वेक्स आ गए शायद, क्योंकि ये सारी अर्थक्वेक जोन है। तीसरा माना जाता है कि एपिडेमिक्स फैल गई, महामारी फैल गई, जैसे कोई बीमारी फैल गई तो दुनिया खत्म हो गई हो शायद। जब कोविड पीरियड आया तो बड़े लोगों को ये लगा कि, बड़े लोगों ने चर्चा की, मैंने भी इवन ये बातें कई बार की। मार्च अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर कोविड का पीक पीरियड था और हम लोग घरों में बंद थे। तब समझ में आया कि एपिडेमिक्स जब आता है तो दुनिया कैसे मरती है। इटली में कितने लोग मरे, अमेरिका में कितने मरे। हमें लग रहा था मार्च अप्रैल तक तो ये हम बचेगा कोई नहीं शायद, ऐसा भी लगना शुरू हो गया था। तो शायद तब एपिडेमिक्स जो थी वो आई होंगी। फाइन, क्योंकि हड़प्पन्स ना बॉडी को दबाते थे, उनके बॉडी को दबाने के अलग अलग तरीके थे, बॉडी को डिस्पोज करने के, वो सही नहीं थे। आर्यंस बॉडी को जलाते, जैसे आज हम जलाते हैं, संस्कार करते हैं, वो आर्यन फीचर है। तो एक बहुत बड़ी एक मानी जाती है कि वो बीमारियों से मरे थे। तो आज भी देखो कोविड में बॉडी नहीं देते थे, देखो, और जलाने जाने जाते थे। जलाना जो लोग उधर दबाते थे क्रिश्चियनिटी में, इटली में, रशिया में या कहीं और, चाइना में, वहां उनको दिक्कतें आई हैं। जो जमाने गया वो भी पॉजिटिव हो गया। तो आज हमें में आ रहा है कि वो जलाने की प्रथा क्यों शुरू हो गई, क्योंकि उससे दूसरों को एक्सपोज होने की जो संभावना, प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो शायद ऐसी एपिडेमिक्स आई होंगी। और एक और रीजन माना जाता है कि शायद आर्यंस एक कम्युनिटी थी, उन्होंने इन पे इन्वेजन कर दिया, यानी हमला कर दिया। इन्वेजन होता हमला, अटैक कर दिया। ये चार पॉसिबल रीजंस माने जाते हैं। फाइन, क्योंकि अब आर्यन इन्वेजन के भी एविडेंस हैं। 3-4 एविडेंस है जो आर्यन इन्वेजन के मान के चलते हैं, जिससे हम मानते हैं कि इनका जो डिक्लाइन हो गया। वो कौन से एविडेंस है देखते हैं। नंबर 1, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि इंद्र देवता ने, इंद्र गॉड इंद्र ने हड़प्पा, एक शहर है हड़प्पा जो हड़प्पा जैसा है, उसको डिस्ट्रॉय किया था। और इंद्र ने के बारे में लिखा गया कि इंद्र को हम पुरंदर बोलते हैं। पुरंदर, पुरंदर मतलब किले तोड़ने वाला, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। तो वहां लिखा है कि इंद्र ने हड़प्पा जैसा हड़प्पा शहर डिस्ट्रॉय किया था, और
इन लोगों से पानी पे जो कब्जा था वो खाली कराया था। पानी पे उन्होंने पानियों पे, नदियों पे कब्जा कर रखा था। हमने कल पढ़ा था कि सारे शहर नदियों के किनारे थे, कोई ना कोई नदी के किनारे है। और इन सारे शहरों की फीचर था कि इनकी चार दीवारी थी, फोर्टिफिकेशन थी। हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, कालीबंगन में फोर्टिफिकेशन है, चार दीवारी की हुई है। वो शायद किले की तरह माना गया, उसको किलेबंदी हुई होगी, फोर्टिफिकेशन। तो उनको किलों को तोड़ा, जिन्होंने उनकी दीवारें तोड़ी होंगी, अटैक किया होगा, तो ये एविडेंस बोलते हैं। फाइन। ऋग्वैदिक पीरियड हड़प्पन के बाद का पीरियड माना जाता है एज पर मॉडर्न हिस्टोरियन, जो कि कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं कि ऐसा नहीं है। आर्यंस पहले आए थे, हड़प्पन शायद बाद में आए होंगे। नंबर 2। हाँ जी। आर्यन इन्वेजन हुआ, और उसके कुछ एविडेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ऋग्वेद में एक लाइन आती है कि इंद्र ने हड़प्पा नाम का शहर जो था वह डिस्ट्रॉय किया था। तो मे बी वो हड़प्पा की बात हो रही हो। उसने किले तोड़े थे, इनके लिखा जाता है। तो इंद्र को बोलते भी हैं किले तोड़ने वाला, पुरंदर, पुरंदर बोलते हैं इंद्र को। उसका इंद्र देवता का वेपन होता वज्र। और इन्होंने भी किलेबंदी कर रखी थी ना, हड़प्पा हड़प्पा मोहनजोदड़ो सारे शहरों में फोर्टिफिकेशन मिली है हमें, चारों तरफ एक वॉल मिली है, तो उसको वो किले बोल रहे होंगे। और नदियों के किनारे थे, शायद पानी पे कब्जा छुड़ाया होगा कि हमारे पानियों पे कब्जा कर रखा है, नदियों पे कब्जा कर रखा है। सो डोंट वरी, दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, और कल वाला भी रिकॉर्डेड है। मैं थोड़ी देर में आपको लिंक भेजूंगा इसका। लेट नाइट आ जाएगा आज, आप कल वाला तो मैं अभी भेज दूंगा। तो आप इसको जो रह गया तो दोबारा सुन सकते हैं। मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा थोड़ी देर में। कल वाला हुआ पड़ा है, मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। और दूसरा एविडेंस है कि हमें एक शहर है कोट दिजी, कोट दिजी मिला है हमें। इन्हीं का एक शहर है जहाँ पे हमने खुदाई की थी। एक साइट है, मैं शहर बोलता हूँ, सही बड़ी साइट। तो इस साइट पे हमें एरो मिले हैं, एरो हेड्स। एरो हेड्स होते हैं ना, तीर का एरो, एरो का हेड। तो ऐसे एरो हेड्स मिले हमें। तो एरो जो फीचर है वो आर्यंस के वेपन्स का फीचर है। हड़प्पन्स को माना जाता है कि उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, क्योंकि हमने पूरी खुदाई में कहीं भी कोई वेपन नहीं मिला, एक्सेप्ट किचन वेपन जो होते हैं ना, जो नाइफ हो गया या कुछ छोटी मोटी चीजें मिल गई, वो मिली होंगी। और कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन हमें नहीं मिला है, वॉर वाला वेपन हमें नहीं मिला है। हड़प्पन्स को माना गया है कि दे वर वॉर पीसफुल पीपल, और दे वर नॉट वॉर लविंग पीपल। पर ऑन द अदर हैंड आर्यंस को हम मानते हैं कि वॉर लविंग थे, उनके हथियार बड़े सोफिस्टिकेटेड थे। आपने देखा ही रामायण महाभारत में कि कितने अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं, तीरों को वो यूज करते हैं। ब्रह्मास्त्र की बात होती है उसमें। तो ब्रह्मास्त्र आज भी एक न्यूक्लियर वेपन की तरह मानते हैं कि इतना पावरफुल था वो। पशुपति अस्त्र था। तो इस तरह से हमें वेपन्स मिले हैं। तो कोड दीजिए में एरोस मिले हैं, तो एरोज में शायद आर्यंस के हैं। तो मे भी आर्यंस ने यहाँ पे अटैक किया हो। हालांकि इन बातों में कई लोग नहीं मानते, पर ये कुछ लोग मानते हैं। तो इंडियन हिस्टोरियंस में और इंग्लिश हिस्टोरियंस में थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं हड़प्पन और आर्यंस को लेकर। इंडियन हिस्टोरियंस कुछ और तरीके से बताते हैं, लेकिन वेस्टर्न या जो कम्युनिस्ट या लिबरल हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि आर्यंस जो जुल्मी थे, इन्होंने हड़प्पा को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नजर नहीं आती है ऐसे कहीं पर, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कई बार। तीसरा है, मोहनजोदारो में हमें बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं। और डेड बॉडीज जो मिली हैं वो इस तरह से मिली हैं जैसे उनको, उनके ऊपर अटैक किया होगा, वो बॉडीज कटी हुई हैं। जैसे कोई सीढ़ियों में किसी की स्केल्टन पड़ा हुआ है, हमें ढांचा मिला स्केल्टन का, या कोई बाहर गली में रोड पे पड़ा हुआ है, कोई दरवाजे पे पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने अटैक किया हो। तो उनकी स्केल्टन पे भी अटैक किए जाने के, काटे जाने के साइंस हैं। तो ये 3 एविडेंस हैं कि आर्यंस का शायद हमला हुआ हो। हालांकि फिर भी सबसे बड़ा कारण जो है हाइड्रोलॉजिकल है। तो किसी भी चीज के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता डिक्लाइन के लिए, ये सारे कारण ही नेचुरली जिम्मेदार रहे होंगे, ये सारे किसी ना किसी लेवल पे। ऑल आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये ऐसे कह सकते हो कि हाइड्रोलॉजिकल मतलब फ्लड में, यार पहले सूखा पड़ा हो, बाद में फ्लड्स आ गए हों, अभी फ्लड से निकले ना हो तो बीमारियां फैल गई हों, उन्हीं दिनों में अर्थक्वेक आ गया हो तो वीक पड़ गए, बीमार थे तो अटैक हो गया। तो ये सब कुछ सालों में इकट्ठा हुआ, तो उसमें से उबर नहीं पाए शायद। तो कोई भी चीज एक ही चीज एक कारण से डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसके कई कारण होते हैं। तो ऐसा माना जाता है। और कुछ लोग जो बचे थे वो शायद
साउथ इंडिया, कुछ लोग कहते हैं कि ये साउथ इंडिया मूव कर गए बचे खुचे। तो इनको हम, जो इनकी रेस है हड़प्पन्स की रेस को हम बोलते हैं ड्रविडियन रेस। तो आज हम साउथ इंडियंस को भी ड्रविडियंस मानते हैं, उनकी रेस उनका कल्चर जो है ड्रविडियन मानते हैं। तो शायद ये वही लोग उधर चले गए। आज भी देखो साउथ इंडियंस हमसे थोड़े से एडवांस है, तो इसके ये हो सकता है। फाइन। अब हड़प्पन्स में हमें कुछ दबाने की प्रथाएं मिली हैं, जैसे कि हमें ट्विन बरियल सिस्टम मिला है। ट्विन बरियल सिस्टम हमें लोथाल में मिला है, यानी डबल डेड बॉडी हमें दबी हुई मिली है, ट्विन बरियल। इसका मतलब है कि शायद दो लोगों को इकट्ठे दबाया गया, एक बॉडी शायद मेल की एक फीमेल की। तो हमें हो सकता है कि ये, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये सती ना हो, पर ये रिफ्यूटेड है। एक बॉडी पूरे इंडस वैली में ऐसी मिली है, इतनी सारी साइट्स में कहीं और मिली नहीं। फाइन। हमें हड़प्पा में 57 डेड बॉडीज मिली हैं, ग्रेवयार्ड मिली है, कब्रिस्तान जहाँ पे 57 डेड बॉडीज दबाई गई हैं। एक हमें R37 नाम का ग्रेवयार्ड मिला है, कई बॉडीज दबाई गई हैं। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ट्विन बरियल सिस्टम मतलब कि शायद बाय चांस दो लोग इकट्ठे मर गए हों, फैमिली में इकट्ठे दबा दिए, या हस्बैंड में इकट्ठी डेथ हो गई हो, ऐसा हो गया होगा। तो ऐसा मानना नहीं जाता है। तो ट्विन बरियल सिस्टम याद रखना है, ये गुजरात में लोथल में मिला है। दूसरा है हमारे पास कॉमन एक बरियल सिस्टम होता है, कॉमन, जो आज हम करते हैं ना, कॉमन बरियल सिस्टम। कॉमन बरियल मतलब जिस तरह आज करते हैं, जिसको कई बार हम पिट बरियल बोलते हैं, पिट बरियल, समटाइम पोर्ट बरियल, यानी नीचे खड्डा खोद के जैसे दबाते हैं बॉडी को सीधा, जैसे मुस्लिम्स ऐसा करते हैं, कब्रिस्तान में दबाते हैं ना, तो वैसे पिट या पोर्ट बरियल सिस्टम है। ये हमें हड़प्पा में मिला है। और एक हमें मोहनजोदारो में मिला है कॉफिन बरियल सिस्टम। कॉफिन बरियल मोहनजोदारो में, कॉफिन ताबूत में बॉडी डाल के पैक करके दबानी, जैसे क्रिश्चियंस करते हैं। तो क्रिश्चियंस का सिस्टम जो है वो कॉफिन है, लेकिन मुस्लिम्स भी दबाते हैं, लेकिन वो पिट बरियल है, खड्डा खोद के डायरेक्ट बॉडी दबाते हैं। तो क्रिमेशन का कोई एविडेंस नहीं मिला। क्रिमेशन जो फीचर है वो आर्यंस बाद में लेके आए। इसके अलावा और भी तरीके मानते हैं, कई जगह पे हमें एविडेंस मिले हैं फ्रैक्शनल बरियल सिस्टम। ये हमें फ्रैक्शनल बरियल सिस्टम मोहनजोदारो में मिला है। फ्रैक्शनल बरियल सिस्टम का मतलब है व्हेन पर्सन डेड बॉडी होगी, जब डेथ होने के बाद डेड बॉडी होती है, उसको डिस्पोज करना है। तो बॉडी तो देखो स्मेल करती है, डिजीजेस पैदा कर सकती है, तो बॉडी को डिस्पोज तो एक दो दिन में करना पड़ता होगा, आज भी हमें करना पड़ता है। तो वो शायद इमोशनल टच रहता होगा कि बॉडी डिस्पोज जल्दी नहीं करनी, ये भी होता होगा। तो बॉडी को पहले दबाने जलाने की बजाय पहले शहर के बाहर जंगल में किसी दूर एरिया में रख दिया, जहाँ पे उसकी बॉडी अपने आप कुछ दिन के लिए डिस्पोज होगी, कोई जाएगा नहीं पास में। शायद कुछ जानवर वगैरह खा जाते होंगे, एनिमल्स डिस्पोज कर देते होंगे। जो बाकी पार्ट उसका स्केलेटन या स्किन उतर गई, जो बच गया, उसको दबा देते थे। यानी हाफ कुछ दिन बॉडी डिस्पोज करनी है, ओपन में रखी रखेगी, शहर के बाहर कहीं प्लेस बना लिया, और फिर वो लेके पास में कहीं दबा देनी है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल सिस्टम। इन कॉमन बरियल सिस्टम हड़प्पा में मिला है, जैसे मैंने बताया, जो सीधी सीधी बॉडी दबा देते हैं। तो हम इसके बाद हम एंटर हो जाते हैं वैदिक एज में। मैंने बता ही दिया, वैदिक एज 1500 से 1000 BC तक, और फिर 600 BC तक। सबसे पहले हम अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज देखते हैं। इसमें आप देखोगे कि ये वो एज है जब ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ये, हम इसको बोलते हैं फैमिली वेद। वैसे मैं ऋग्वेद के बारे में अलग से सब चीजें बताऊंगा। फैमिली वेदा बोलते हैं इनको। तो हमारे फैमिली के जो ग्रह सूत्र हैं, रिचुअल्स हैं, उसके बारे में बात करता है। इसमें 1028 श्लोक हैं हिम्स है ऋग्वेद में, और हर श्लोक को ओम से शुरू किया जाता है। तो 1028 टाइम भी इसमें ओम वर्ड यूज होता है। हर ऋग्वेद की जो दृष्टा है, हर वेद की एक दृष्टा है, दृष्टा यानी इसको किसने विजुलाइज किया। फाइन। यानी किसको ये सबसे पहले इसकी एनलाइटमेंट हुई, ज्ञान हुआ, वो है प्रीस्टली क्लास होती थी एक, होत्री, HOTRI, होत्री। तो होत्री क्लास है प्रीस्टली, यानी ब्राह्मण्स में से एक क्लास होती होत्री।
आजकल तो हम अकेला ब्राह्मण बोलते हैं, पहले 16 तरह की प्रीस्टली क्लासेस थी और 15 तरह की प्रीस्टली क्लासेस अब खत्म हो चुकी है। आज हमारे पास एक ब्राह्मण ही बचा है, पर उस समय ब्राह्मण सबसे 16 नंबर पे थे। 15 प्रीस्टली क्लासेस और थी इंडिया में, उद्गोत्री ब्राह्मण थे, होत्री थे, ऐसे कई थे। दृष्टा का मतलब होता है कि ये उस समय राइटिंग तो होती नहीं थी, तो किसी ना किसी को ऋग्वेद के ज्ञान या दर्शन हुआ है, किसी ने इसको माइंड में कंसेप्चुलेट किया है शायद। तो हम मानते हैं कि इसकी गॉड ने दृष्टा की अलाइटमेंट हुई, तो होत्री प्रीस्ट थे एक, उनको ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने इसको कंपाइल किया, लिखा। अब हो सकता है किसी वेद के दृष्टा अलग हो, कंपाइलर अलग हो, किसी ने विजुलाइज किया है इसको, जैसे मेडिटेशन में गॉड से मिला या अपने अंतरात्मा से ऋग्वेद के जो है वो। लेकिन अ, किसी ने उसको बाद में लिख लिया, पर बाय चांस ऋग्वेद के दृष्टा भी होत्री प्रीस्ट हैं और इसके कंपाइलर भी होत्री प्रीस्ट है जिन्होंने इनको लिखा। फाइन। जैसे कि गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्ति हुई, वेई नदी में 3 दिन लोप रहे, उनको वहां पे ज्ञान मिला, वो उनको विजुलाइज हुआ वहां पे ज्ञान। ऐसे ही मोहम्मद प्रॉफिट को भी ऐसे ही ज्ञान मिला था, तो उन्होंने शरीयत या कुरान जो थी वो रिवील की थी, मुझे शरीयत रिवील हुई है। इस तरह ही हिंदुइज्म में ऋग्वेद को भी होत्री प्रीस्ट ने, ब्राह्मण्स ने देखा था, अपनी माइंड में कंसेप्चुलेट किया या उनको किसी तरह से अवेयरनेस हुई, अलाइटमेंट हुई और उसको ऋग्वेद में कंपाइल कर लिया, उसको लिख लिया। हालांकि लिखने की प्रैक्टिस भी 7th सेंचुरी बीसी में आ रही है, उससे भी पहले का ये। पहले ऋग्वेद का ऋग्वेद संस्कृत वर्ड ऋक से है, ऋक। फाइन। और वेद है वर्ड विद से है, जिसका मतलब विद्या, नॉलेज। फाइन। तो ऋक जो डिवाइन नॉलेज है, विद यानी विद्या, नॉलेज। और इसको आमतौर पे पहले प्रीस्ट या टीचर, सो कॉल्ड वी कैन सी टीचर, गुरु, इसको ओरली, वर्बली मेमोराइज करना है, फिर ओरली जो है आगे बच्चों को या आगे अगली जनरेशन को सुनाना है। तो कई सालों तक ये ट्रांसमिट हुए हैं, इसको बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसको डाउन फिल्टर हुए हैं, आगे के आगे लोगों ने बताए हैं वर्बली, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस होती ही नहीं, लिखने का में राइटिंग थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत बाद में आई। हालांकि इंडस के पास राइटिंग प्रैक्टिस थी, पर आर्यंस के बाद में आई। तो वहां पे इनको कंसेप्चुलेट करके लिख लिया गया, वर्बली दिया गया, और 7th सेंचुरी बीसी में राइटिंग आई तो इसको कोडिफाई या लिखा गया। पहले ये ओरली चलते थे, टीचर स्टूडेंट्स को सुनाता होगा। ठीक है जी, इस तरह से बताया जाता है। इस तरह 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, नंबर 2 पे जैसे सामवेद है, नंबर 4 पे यजुर है। फाइन। ऐसे 4 वेद हैं, और इन चारों को, इनमें से ऋग्वेद अर्ली वैदिक टाइम पे है, इसलिए इसको ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। बाकी तीनों वेद लेटर वैदिक एज के हैं। तो रामायण को आप समझेंगे तो अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड है, महाभारत को आप समझेंगे तो लेटर वैदिक का पीरियड है, ऑलमोस्ट। तो ऋग्वेद में जब आर्यंस इंडिया में आए, तो वो 1700 से 1500 बीसी तक इनका मूवमेंट चला, जब ये इंडिया में ग्रुप बना के आते गए, यहाँ बसने शुरू हो गए और अटैक करने शुरू कर दिए होंगे, तो 1500 बीसी तक यहाँ बस गए, और ये ट्राइबल कम्युनिटीज की तरह आए थे, यानी छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। एक ग्रुप को हम ग्राम बोलते हैं, गांव, उसमें कई फैमिलीज रहती हैं, तो फैमिली को बोलते हैं कुल। सबसे छोटा है फैमिली, यानी कुल। कुल का मतलब कई, दो एक बिरादरी है पूरी, वो रहती है, वो पूरी फैमिली है, इसमें कई लोग हैं, उसका हेड को बोलते हैं कुलापा। और कई कुल मिल जाते हैं तो एक ग्राम यानी गांव बन गया। ग्राम का हेड था ग्रामनी। फाइन। और इन एक ग्राम की दूसरे ग्रामणी से लड़ाइयां होया करती थी, तो एक ग्राम की दूसरे से, तो उसको बोलते थे संग्राम। यानी उस जितना अर्बनाइजेशन थी हड़प्पन में, इंडस वैली में, उतना ये बैकवर्ड आ गए ऋग्वेद में। तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के छोटे छोटे कस्बों में, छोटे गांव में रहते थे। और लेकिन उस समय किंगडम्स जरूर थी और राजे थे, तो ग्रामणी थे, कई ग्राम्स को मिला के बनता था। तो देखें, हम सीक्वेंस देखेंगे, कुल,
यानी कुलाप्पा एक फैमिली है, उससे बन गया ग्राम यानी गांव बन गया, ग्राम जुड़े तो विश्व बन गया, विश्व बोलते हैं। उसके बाद जन बन गया, JAN, और कई एक दो जन मिले तो बड़ा किंगडम बन गया, महाजनपद। ये उस समय की ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। जैसे आज कुछ फैमिलीज मिलती है तो गांव बनता है, गांव थोड़े मिले तो ब्लॉक या तहसील बन गया, तहसील इकट्ठे हुए तो एक बड़ा लुधियाना महानगर बन गया, जन। और कुछ दो तीन महानगर और थोड़ा गांव डाले तो एक पंजाब बन गया, तो ये महाजनपद। तो पंजाब इज ए महाजनपद, जन इज लुधियाना जिले, डिस्ट्रिक्ट, विश्व थोड़ा जिला भी कह लो या कस्बा टाइप कह लो, छोटा स्मॉल टाउन। और ग्राम कुछ गांव को कह दिया, कुल एक फैमिली होगी। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सोसाइटी का जो लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, उसने बता दिया आपको। कुल का हेड है कुलाप्पा, जो उस समय बोलते थे। ग्राम का हेड ग्रामनी यानी मुखिया गांव का। विश्व का हेड विश्वपति। जन का हेड जो था एक राजा या राजन हो जाता, या महाजनपद का हेड कोई किंग हो गया, ये भी राजन हो जाता था। राइट? तो इस तरह से ये बढ़ता गया। ऋग्वेदिक में तो महाजनपद जैसी कोई चीज नहीं थी, जनपद तक थोड़ा बहुत हो गया था लेटर वैदिक होते होते, लेकिन विश्व तक था, इतना सिस्टम था। टाउन्स थे स्मॉल ऋग्वेदिक में। तो ऋग्वेद में पीरियड में एक होता था गोपति। गोपति मतलब राजा ही होता था एक तरह का कुछ एरिया का। जैसे ये गोपति गौओं का रखवाला, गार्डियन ऑफ काउज। और एक राजन जो राजा हो गया, जो जन का हेड है। उस समय की इनकी जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी। पेस्टोरल मतलब ये सिर्फ गैया और भैंस के दूध को या मिल्क से बने प्रोडक्ट को ही डील करते थे। और एग्रीकल्चर इतना बड़ा नहीं था, लैंड की इतनी वैल्यू नहीं थी। लेटर वैदिक में लैंड की वैल्यू बढ़ी। हड़प्पन में तो एग्रीकल्चर बहुत वास्ट था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। गोडाउंस मिले हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, हमें ग्रेनरीज मिली, गोडाउंस जहाँ पे अनाज स्टोर करते थे। इतना बड़ा एग्रीकल्चर वास्ट था। पर इनकी इकोनॉमी पेस्टोरल थी। और ये सिर्फ गऊ भैंस के जो दूध है उससे जुड़ी इकोनॉमी है, वो उसको ही ये यूज करते थे। तो आपने लॉर्ड कृष्णा की काउ हर्ड स्टोरी सुनी है, माखन चोरी की स्टोरी। दूध मक्खनों का व्यापार है, उस पे ही मेन इकोनॉमी है, वही राइट है। एग्रीकल्चर था पर बहुत थोड़ा था, उतना ही उगाते थे जितना खाना होता था। तो हमें वीट के बने केक्स भी मिल खाते थे, उसको गोगना बोलते थे, गोगना। राइस की एविडेंस भी थे। तो वेज नॉन वेज फूड दोनों चलता था, पर ज्यादा वेजिटेरियन था, पर दोनों चलता था। तो गऊ की उस समय बहुत वैल्यू थी। काऊ की, काऊ वाज द हाईएस्ट यू नो एंड वैल्यूएबल इकोनॉमिक एंटिटी। किसके पास कितनी गौआ है, काऊ है, गऊ है, उससे उसकी रिचनेस, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी समृद्धि पता चलती है, इसको माना जाता था। फाइन। इवन शादी के टाइम पे कई बार फादर ऑफ ब्राइड, दुल्हन का पिता, दूल्हे से, ब्राइड ग्रूम से ऑक्सन की जोड़ी लिया करता था, ऑक्सन पेयर। एक काऊ और एक ऑक्स की जोड़ी लिया करता था। ये नहीं कि वो कोई ब्राइड की मनी ले रहा था, इसका मतलब था कि वो लड़के वाले की फैमिली और ऑक्सन की जोड़ी दे सकती है गऊ, इसका मतलब समृद्ध परिवार से है, इतना तो रखती है लोग। आज भी तो हम देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, घर अपना है, सरकारी नौकरी पे है जी, या बिजनेस अपना है, कुछ तो देखते हैं ना। वैसे ही तब वो ऑक्सन की जोड़ी लेता था कि फैमिली समृद्ध है। हाँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कोई गहने देने दहेज में लड़की को दिए जाते थे, गहने से लाद के लड़की जाती थी। तो दहेज की कोई बहुत हार्ड प्रथा तो नहीं थी, लेकिन थोड़े बहुत गिफ्ट चलते थे। लेकिन ऑक्सन का पेयर लड़की का पिता लेता था, यानी गऊ कितनी वैल्यू थी, गऊ से पता चलता था कि कितनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। अगर लड़के की फैमिली गऊ की जोड़ी दे सकती है ऑक्सन की, ये मतलब लड़की खुश रहेगी। ऐसा भी एविडेंसेस है हमारे पास। स्त्री धन की बात भी उस समय की गई है। उस समय की एक यज्ञवल्क्य स्मृति है एक, जो यम ने लिखी है, जिसमें उन्होंने
विमेन को प्रॉपर्टी राइट देने की बात की है, यानी इतनी लिबरल सोसाइटी थी। प्रॉपर्टी राइट्स हमने अब दिए हैं लीगली। 2005 में इंडिया में विमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब पास हुआ, तो साथ में ही विमेन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एक्ट भी पास हुआ। जैसे आज विमेन पिता की संपत्ति से बराबर, अपने भाइयों के बराबर संपत्ति का हक है उसका। यानी 4 बच्चे हैं पिता के, 1-2 लड़कियां, दो लड़के, तो 4 हिस्से होंगे, 2 नहीं होंगे। आज वो चाहे तो क्लेम कर सकती है, अपनी मर्जी से छोड़ देती, बात अलग है, वो आज उसकी मर्जी है। यानी हमने वो राइट अब दिया है, वो तब वकालत कर रहे हैं। तो ये ऋग्वेदिक सोसाइटी थी। इसमें अब सबसे खास बात है, नो चाइल्ड मैरिजेस, इसमें कोई भी चाइल्ड मैरिजेस नहीं हो रही। नो सती, पॉवर्टी एज में शादियां हो रही हैं, 16, 18, 20 की एज में। सती नाम की कोई चीज नहीं है। विमेन हैज राइट टू चूज, राइट टू चूज हस्बैंड, वर चुनने का अधिकार। जैसे आपने देखा सीता का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, हाँ वो मेरिट बेस से भी किसी ने धनुष तोड़ दिया, तो किसी ने मछली की आंख में तीर मार दिया, या कुछ भी अपना वर्ज या चुन के, अपना कई लोग आते हैं चुन के ना। तो इसका मतलब गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व व्यवहार मतलब गंधर्व विवाह, मैरिजेस, यानी लव मैरिजेस अलाउड थी, बट विद द कंसेंट ऑफ फादर। तो इस तरह लिबरल सोसाइटी थी उस समय। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव थी, ऐसी सोसाइटी नहीं थी। विमेन को पूरा राइट था। वो राजा की सभा, 4 तरह की काउंसिल्स होती थी, सभा, सम्मति, घना, विदाता। विदाता, ये 4 तरह की काउंसिल होती। जैसे आज हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी बॉडीज हैं, कैबिनेट है, ऐसी 4 तरह की काउंसिल होती थी। एंड विमेन हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑल, वो सब में जा सकती थी। रामायण में देखिए सीता का स्वयंवर या राजा जनक की सभा दिखाई है, तो विमेन सारी ऊपर बैठी हैं। इसमें विमेन हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन किंगडम प्रोसीडिंग, किंगडम प्रोसीडिंग। तो इस तरह से विमेन को पूरे अधिकार हैं उस समय। 35 विमेन के हमें नाम मिलते हैं उस समय, जो स्कॉलर्स थी, स्कॉलर्स मोर देन 35, जिसमें बहुत सारे नाम है। गार्गी का नाम आता है, अपर संभा का नाम आता है, लोपामुद्रा का नाम आता है, जिनको जो प्रोफेसर लेवल तक पहुंच गई, जो आचार्य लेवल तक पहुंच गई। इवन इनमें ने कईयों ने तो ऋग्वेद में अपने श्लोक तक लिखे हैं। यानी वुमन हैज राइट टू यू नो गेट एजुकेशन, राइट टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज इक्वल टू मैन। तो हाँ, ये सोसाइटी में मेल चाइल्ड का बर्थ प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन वंस डॉटर इज बॉर्न इट वाज इक्वली पैटर्नेज्ड, बराबर बढ़ावा मिलता था। इक्वली हमें होता था कि बिहेवियर, ये नहीं कि उनके साथ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव हो रही है, बराबर बिहेवियर होता था पूरी सम्मान से। अब देखो कई दशरथ के साथ जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो वो पूरी लड़ाई लड़ती है, शस्त्र विद्या आती है, वापस राजा की जान बचाती आती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। हमें 1-2 जगह पे ये मिलता है कि विमेन ने हैज 2 हस्बैंड्स या समटाइम मोर देन 2 हस्बैंड्स। इसको बोलते हैं, इस व्यवस्था को पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री की कुछ एग्जांपल्स हैं। एक होती है पॉलीगैमी, एक होती है पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी मतलब जब एक मनुष्य, एक पुरुष एक से ज्यादा औरतों से, वुमेन से शादी करता है, वो पॉलीगैमी होती है। तो राजे महाराजे 2-2, 3-3 शादियां, महारानियां होती थी। हमें कुछ एग्जांपल इस समय लिखती है पॉलीजेंट्री, जब एक वुमेन ने 3-4 या 2 से हस्बैंड से शादी की है। एग्जांपल, उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, सुबह की पहली किरण की देवी। इन्होंने अश्विन ब्रदर से शादी की थी। अश्विन 2 भाई थे। अश्विन ब्रदर को देवी देवताओं के फिजिशियन, डॉक्टर माना जाता है। कहते उस समय एम्पुटेड लेग्स को जोड़ देते थे, यानी कटी हुई लेग को प्लास्टिक सर्जरी की तरह ऑपरेशन करके, सर्जरी करके जोड़ देते थे। ऐसा वहां लिखा गया, यानी इतनी साइंस की समझ रही होगी। अश्विन ब्रदर को बहुत बड़े फिजिशियन थे कि कटा हुआ पार्ट जोड़ देते थे। उषा ने इन दोनों भाइयों से शादी की थी।
रोडसी, एक लेडी है रोडसी, ये भी गॉडेस है। इसने मारुत ब्रदर थे, उनसे शादी की, 2 भाई थे मारुत, इसका एग्जाम्पल मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात हमें द्रौपदी की एग्जाम्पल मिलती है कि 5 पति है, 5 हस्बैंड, 5 पांडव, उनसे शादी की थी। तो पॉलीजेंट्री है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। आज कोई ऐसा करके दिखाए, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। इतनी मॉडर्न सोसाइटी भी हो सकती है, फाइन। लेकिन लेटर वैदिक में ऐसा नहीं था। लेटर वैदिक को अगर आप इसको लेटर वैदिक को कंपेयर करोगे तो वुमेन कंपटीशन वीक हुई थी। द्रौपदी को भरी सभा में इंसल्ट किया गया, वीक हुई है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में नो कास्ट सिस्टम जो था रिजिड नहीं था। नो कास्ट सिस्टम वाज रिजिड, सख्त नहीं था। पर लेटर वैदिक में इट वाज रिजिड, रिजिड होता सख्त। अर्ली वैदिक में कास्ट आपके ऑक्यूपेशन से बनती थी, पर आपने ऑक्यूपेशन चेंज किया तो कास्ट भी बदल गई। ऋग्वेद में एक लाइन आती है, आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन, माई मदर ग्राइंड कॉर्न। मैं एक पोएट हूँ, कवि हूँ, मेरी माता चक्की पीसती है, आटा पीसती है, और मेरे पिता फिजिशियन है, यानी वैद है। वो चक्की पीस रही है तो शूद्र। अब पोएट हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ तो ज्ञान है तो मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरे पिता एक फिजिशियन है या वैश्य है, वो बीमारों को ठीक करते हैं। तो एक ही घर में 3 कास्ट हैं। तो ऑक्यूपेशनल है, ऑक्यूपेशन चेंज तो कास्ट चेंज। लेकिन लेटर वैदिक में ये कास्ट ऑक्यूपेशन चेंज करना बंद कर दिया, सोशल मोबिलाइजेशन रोक दी। आप तो वही ऑक्यूपेशन करना है जो आपके पेरेंटल, आपको वंशवादी मिला हुआ डिसेंट्री में चला चला आ रहा है। तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज होना बंद हो गया, तो कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। फिर आपकी कास्ट बदलेगी नहीं क्योंकि ऑक्यूपेशन बदल नहीं रहा। हालांकि आज इसमें हम कास्ट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं, इसमें ये है। तो लेटर वैदिक में ना कास्ट चेंज होती थी ना ऑक्यूपेशन। अर्ली वैदिक में अपनी मर्जी से कुछ भी करो, यानी सोशल मोबिलाइजेशन थी। देखो लॉर्ड राम के मित्र देखिए, आपको रामायण में मिलेंगे, एक शूद्र उनके मित्र हैं जो उनके गुरु के साथ इकट्ठे पढ़ते थे, फाइन। और शबरी के बेर वाले इंसिडेंट्स की प्रथा घटना भी आपको पता है। इसी तरह लेटर वैदिक में थोड़ा सा कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, जब द्रोणाचार्य अर्जुन को तो शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन कर्ण को मना कर देते हैं जो बचपन में उसके पास आता है, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है, वो रथकार का बेटा है। रथकार यानी शूद्र माना गया है। इवन वो एकलव्य का अंगूठा ले लेते हैं। तो ऐसा उस समय हो गया, इसका मतलब कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था। तो ये डिफरेंसेस हैं लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक। लेटर वैदिक में थोड़ी बहुत बुराइयां आ गई थी, लैंड की इंपॉर्टेंट हो गई थी, अब लड़ाइयां होती थी, रिपब्लिक किंगडम नहीं थी। ऋग वैदिक एज में हमें रिपब्लिक किंगडम मिलती है। रिपब्लिक मतलब राजा चुना हुआ है, इलेक्टेड बाय पीपल। एग्जाम्पल, राजा जनक, जनता ने बैठाया था गद्दी पे। लॉर्ड राम, वो वनवास चले गए, लोग पीछे पीछे चले गए चित्रकूट तक, ही नहीं वापस आओ, आप ही हमें राजा हो। 14 साल बाद वापस आए तो राजा वही बने, लोगों ने उनको बैठाया कि हमारे राजा यही हैं, इलेक्टेड बाय पीपल। ये है रिपब्लिक गवर्नमेंट कंसेप्ट। लेकिन लेटर वैदिक में धक्के से जमीन छीनी जा रही है। दुर्योधन का हक नहीं बनता था, फिर भी धक्के से जमीन ले रहा था, राजा बन रहा था, लोगों के विल के अगेंस्ट जा रहा था। बाद में बैटल होती है, पहले बैटल नहीं है, पहले भाई खुद ही सौंप रहा है भरत की, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पादुका रख के रूल करूंगा। तो ये फर्क है लेटर वैदिक और ऋग वैदिक। ऋग वैदिक अगर रूरल इकोनॉमी थी, लेटर वैदिक में अब अर्बनाइजेशन आ गई थी, बड़े शहर बन गए थे, फाइन। तो हमने थोड़ा आज एक्सटेंशन किया लेटर वैदिक और अर्बन अर्ली वैदिक को समझा। अभी ये खत्म नहीं हुआ, कल फिर इस पे दोबारा बात करेंगे, थोड़ा सा इसको और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लेटर वैदिक का एंड जो चरम सीमा है, जब महाजनपद बनते हैं, उस पीरियड को हम कल की क्लास में जानेंगे। इनको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज भी दूंगा, आप दोबारा भी देख लीजिएगा, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो। आज इतना ही करेंगे। यस, एनी डाउट? ठीक है। हिना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिना, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कल हम थोड़ा प्लान कर रहे थे कि कल हम सुबह
8 बजे अगर क्लास रख ले, 2 दिन के लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या सुबह 8 बजे क्लास का टाइम हो सकता है? 2 दिन के लिए? हाँ, पॉसिबिलिटी है। तो फिर अगर मैं इनको क्लास देके आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँ, चल जाएगा 2 दिन के लिए? ठीक है। आपको योगिता दिक्कत तो नहीं है? तो कल और परसों 2 दिन सुबह 8 बजे क्लास लेंगे, रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएँगे आपको। परसों से हम फिर इसी टाइम पे आ जाएँगे, मतलब थर्सडे, फ्राइडे हम रहेंगे, सैटरडे को हम फिर शाम को शिफ्ट हो जाएँगे। ठीक है? ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं, मैं आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भेज दूँगा। थैंक यू।